एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को हम कैसे समझ सकते हैं, और विपश्यना के द्वारा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को किस तरह से साफ किया जा सकता है। इस प्रश्न के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड क्या है, और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि विपश्यना ध्यान के माध्यम से किस तरह से हम कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को देखते हैं। पहली बात करते हैं कि कॉन्शियस माइंड क्या है। कॉन्शियस माइंड का अर्थ है चेतन मन, चेतन, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, एक कॉन्सेप्ट है। हम सभी ने इसके बारे में बहुत पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। इसका अर्थ ही यही है कि चेतन मन को हम हमेशा ही अटेंटिव रखें, प्रेजेंट में रखें। यह चेतन मन ही हमारे रोजमर्रा के दैनिक कार्यकलापों को संपन्न करता है, कॉन्शियस होता है, और जितनी भी जानकारी इसको चाहिए यह सबकॉन्शियस माइंड से ले लेता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक स्टोर हाउस है जिसमें हमारी मेमोरीज हैं, जिसमें हमारी इवेंट्स हैं, जिसमें हमारे एक्सीडेंट्स हैं, जिसमें हमारे अच्छे और बुरे दिनों की सारी यादें हैं। पूरा स्टोर हाउस सबकॉन्शियस माइंड। इसको समझने का एक और तरीका है, जिस तरीके से मनोवैज्ञानिकों ने समझाने की कोशिश की, वह है कि एक आइसबर्ग को, एक बर्फ़ के बड़े टुकड़े को अगर पानी में डाल दें तो बहुत थोड़ा सा भाग ऊपर दिखाई देता है, उसके बाद बहुत बड़ा भाग पानी के अंदर दिखाई देता है, लेकिन पानी के बिल्कुल ही अंदर बर्फ की सतह दिखाई नहीं देती। यानी यह बर्फ जो पानी में है, यह तीन तरह से हम इसको बाइफ्रिकेट करते हैं, तीन तरह से हम इसको तोड़ते हैं। पहला वो ऊपर का हिस्सा, उसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड। उस चेतन मन से हम अपने रोज जो भी काम करते हैं वो चेतन मन है, एक्टिव माइंड है। उसके अलावा है जो पानी के अंदर हम बर्फ़ के टुकड़े को देख रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड, यह है अवचेतन मन। और तीसरा, उस सबकॉन्शियस माइंड के जो सतह है, जो पैंदी है, वह है अनकॉन्शियस माइंड, वह है अचेतन मन, जो हम देख भी नहीं पा रहे हैं। अब यह जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, इस अवचेतन मन से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं चेतन मन के लिए। यानी अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ और मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कल क्या हुआ था, तो सबकॉन्शियस माइंड से मैं कल के बारे में, कल की समस्त घटना के बारे में इंफॉर्मेशन ले लूँगा और एक अपना ड्राफ्ट तैयार कर लूँगा। जैसे कल ऑफिस में कोई काम हुआ, कोई मीटिंग हुई, उसमें कुछ मिनट्स बने, मुझे याद है, मतलब मेरे सबकॉन्शियस में चले गए। अभी मैं चेतन मन से प्रेजेंट में, अब मैं उस मीटिंग का एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा हूँ, तो मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपनी मेमोरी से, अपने कल की घटना से मैं वो सारी एक्टिविटीज़ को एज इट इज़ ले लूँगा और उतार दूँगा। यानी चेतन मन ने अवचेतन मन से, सबकॉन्शियस माइंड से वह इंफॉर्मेशन ले ली और अपना एक्शन परफॉर्म कर दिया। चेतन मन, अवचेतन मन।
अचेतन मन जो उस सबकॉन्शियस माइंड का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, अचेतन, दबा हुआ, जिसकी इंफॉर्मेशन हम ले भी नहीं पाते चेतन मन से, उसको हम अचेतन मन कहते हैं। प्रश्न पूछा है कि अचेतन मन क्या होता है, इस बारे में ज़्यादा डिटेल में बताया जाए। अचेतन मन ऐसी दबी हुई सीक्रेट्स, जैसे बचपन में किसी ने कोई गलत हरकत कर दी, सेक्स एब्यूज कर दिया, या इतनी बुरी तरह से डराया है, धमकाया है कि उस सीक्रेट को मैं अपने अंदर दबा के रखा हुआ हूं, मैंने किसी के साथ शेयर नहीं की, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है। सेक्स एब्यूज है, किसी यार दोस्त के यहाँ कोई ऐसी घटना घटी, घर में कोई ऐसी घटना घटी, राह में चलते हुए कोई ऐसी घटना घटी कि हम इतनी बुरी तरह से आहत हो गए, हमारा मन इतनी बुरी तरह से आहत हो गया कि अब उस इंफॉर्मेशन को मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी नहीं ला पाता और अपने कॉन्शियस माइंड में भी नहीं ला पाता। जब सबकॉन्शियस में ही नहीं ला पाता तो कॉन्शियस में कैसे? यानी सपनों में भी मुझे अगर कोई पूछे उस रात क्या हुआ था, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो इतना सीक्रेट है। कोई सपनों में भी पूछे तो मेरे सबकॉन्शियस में वह चीज़ निकल कर नहीं आएगी, इतने नीचे कोई चीज़ दब जाती है, अचेतन में पड़ी रह जाती है। और यह अचेतन तब खुलकर सामने आता है जब कोई व्यक्ति चेतन मन से पूरी तरह से डिरेल्ड हो जाता है, कोई पागल हो गया। अब अचेतन मन उसका ऊपर आ जाता है। मुझे याद है एक घटना, मैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दिल्ली में अपने किसी मित्र को देखने गया था कभी। वहां एक व्यक्ति बिस्तर में लेटा हुआ है और जैसे ही उसने मुझे देखा वो तुरंत मेरी ओर लपका और उसने कहा कि तूने ही मेरे को बचपन में चाकू दिखाया था। उसको पकड़ लिया, उसके अटेंडेंट जो भी उधर थे, लेकिन बाद में जब मैंने उस बारे में जानकारी लेनी चाहिए तब मुझे किसी ने बताया कि बचपन की कोई एक ऐसी घटना घटी है जब ये बहुत छोटा था और घर में आपस में चाचा और पापा में झगड़ा हुआ था, चाचा की फैमिली और पापा की फैमिली में। इस छोटे से बच्चे के गर्दन पर चाचा की फैमिली में से किसी ने चाकू रख दिया था और ये बच्चा इतना सहम गया तब से कि इसने कभी ये बात कभी किसी को बताई भी नहीं। लेकिन जो आपने टी शर्ट पहनी हुई है और जो आपका फेस है, ये फेस चाचा के उस बेटे से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। और आपने जो टी शर्ट पहनी हुई है इसका कलर भी बिल्कुल सेम है, यही मैरून कलर की टी शर्ट, यही आपका गोल चेहरा और सर में इतने कम बाल, यही चेहरा उस दिन उस बच्चे का, उस चाचा के बच्चे का था जिसने इसको पकड़कर इसके गर्दन में चाकू रख दिया और पापा को डराया धमकाया।
यह घटना इतने अंदर में इसके बैठ गई कि यह आज इतना बड़ा हो गया। वो लगभग 35 साल का था। तब उन्होंने बताया कि अब यह अक्सर ही उन घटनाओं को, उन बचपन में जो भी इसके साथ बीता है, वह सीक्रेट्स को यह अब कभी कभी हमारे सामने बताता है। उसको इंजेक्शन लगते हैं, जैसे उसको पागलपन का दौरा आता है उसको इंजेक्शन लगते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है। फिर उसका इंजेक्शन का जो टाइम है वो ख़त्म हो जाता है, फिर उसको इंजेक्शन लगाना पड़ता है, क्योंकि फिर वह वही अपने उसी दुनिया में चला जाता है। यह अचेतन मन इसी तरह से कभी चोट लग गई, आदमी अनकॉन्शियस हो गया, अब वो होश में नहीं है, चेतन मन उसका बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। अब वो कुछ भी बड़बड़ाया चला जाता है, लेकिन उस बड़बड़ाने में कभी अगर हम सुन पाए ध्यान से, तो वह उन बातों को कहेगा जो उसके अंदर बहुत गहरे में दबी हुई हैं, बैठी हुई हैं। और उन बातों में कुछ बातें ऐसी होंगी जिसको कोई और भी जानता होगा, तो वो कहेगा हाँ ऐसा हुआ था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन कुछ बातें ऐसी होंगी, वो इतनी सीक्रेट होंगी जिसको सिर्फ यही जानता होगा, इसलिए उसको कोरिलेट करना भी मुश्किल हो जाता है, उसके संबंध में जानकारी भी नहीं मिल पाती। इसलिए कुछ इतनी सतह में, जैसे अभी हमने बताया कि बर्फ के ऊपर वाला हिस्सा और बर्फ के पानी के अंदर के हिस्से के दो भाग हैं, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस में भी इतने नीचे दबा हुआ है कि वो बाहर नहीं आ पाता। यह हमने बात करी चेतन, अवचेतन और अचेतन मन की। अब हम बात करते हैं कि यह चेतन मन किस तरह से काम करता है और इन्फॉर्मेशन लेता है अवचेतन मन से। इस पर हमने थोड़ा सा अभी बात की भी है कि चेतन मन को जब भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तुरंत अवचेतन मन से ले लेगा। चेतन मन को एक चेहरा दिखाई दिया सामने से आता हुआ, तुरंत सबकॉन्शियस माइंड ने इन्फॉर्मेशन भेजनी शुरू कर दी कि यह उसका बेटा है जो आपके पड़ोस में रहता है और इसने पीएचडी की हुई है, ये प्रोफेसर है और अभी ये कॉलेज से पढ़ा कर आ रहा है। यह सब जानकारी आपका सबकॉन्शियस माइंड उस कॉन्शियस माइंड को दे रहा है। इस तरह से कॉन्शियस सबकॉन्शियस ट्यून्ड होते हैं। कॉन्शियस माइंड को कुछ भी चाहिए होता है, सबकॉन्शियस माइंड तुरंत इन्फॉर्मेशन देता है। यह सबकॉन्शियस माइंड डेली एक्टिविटीज़ की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो तुरंत ही हमें सबकॉन्शियस से मिल जाती है। मेमोरी है, उसमें कोई इवेंट्स हैं, उसमें कुछ खुशी के पल हैं, कुछ दुख के पल हैं, वह सबकॉन्शियस माइंड से हमारे सामने आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि विपश्यना किस तरह से मदद करती है सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करने में, सबकॉन्शियस माइंड को अवेयर करने में और अनकॉन्शियस माइंड को जगाने में, अनकॉन्शियस माइंड से इन्फॉर्मेशन को निकालने में किस तरह से विपश्यना मदद करती है, ताकि हमारा पूरा मन बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है, हमारी नोटिस में होता है। कोई भी ध्यान साधना, क्योंकि हम विपश्यना की बात कर रहे हैं, विपश्यना में बुद्ध ने हमें बहुत डिटेल में इस संबंध में बात की है, पूरे मनोविज्ञान को समझाया है। आनापान स्मृति योग जब हम करते हैं तो अपने चेतन मन को एक्टिव करते हैं, अटेंटिव करते हैं, तीक्ष्ण करते हैं, स्किल्ड करते हैं। जैसे जैसे हमारा चेतन मन जागृत होने लगता है, शिक्षित होने लगता है, वह सबकॉन्शियस माइंड को
से जो इन्फॉर्मेशन लेता है उस बेसिस पर काम करता है। इसलिए चेतन मन हमारा जितना अटेंटिव होगा, जितना स्किल्ड होगा, जितना सूक्ष्म होगा, तीक्ष्ण होगा, हम उतना ही ज़्यादा अच्छा अपने जीवन में कर पाएंगे, उतना ही साफ सुथरा अपने जीवन को रख पाएंगे, अपने मन को रख पाएंगे, अपने कार्यकलापों को रख पाएंगे और अपने जीवन को, अच्छे जीवन को जी पाएंगे। इसलिए पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है, इसलिए लिटरेट होने की आवश्यकता है, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि अविद्या भव में फंसाने का माध्यम है, अविद्या ही जननी है इस भवचक्र में फंसे रहने की। अविद्या से हम विद्या की तरफ बढ़ते हैं, यानी ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। तो ज्ञान, चेतन मन हमारा ज्ञानी होना चाहिए, क्योंकि कॉन्शियस माइंड अगर हमारा ज्ञानी नहीं हुआ, कॉन्शियस माइंड अगर हमारा अज्ञानी हुआ, कॉन्शियस माइंड अगर हमारा लिटरेट नहीं हुआ, उसमें अगर अज्ञानता बनी रही, तो फिर वह जो सबकॉन्शियस माइंड से इंफॉर्मेशन लेगा वह वैसी ही इंफॉर्मेशन लेगा जिससे वो और भी ज़्यादा अज्ञान में फंस जाएगा, संसार में फंस जाएगा। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हमारा कॉन्शियस माइंड लिटरेट नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है, तो अगर उसने यह सोच बना रखी है, अगर उसका चेतन मन यह कहता है कि अगर तुम्हें किसी को सुधारना है तो तुम्हें उसके साथ मारपीट करनी होगी, उसको गुस्सा दिखाना होगा, डंडा रखना होगा, तब वो सुधरेगा। अगर इस तरह की सोच मैंने बना दी तो सबकॉन्शियस माइंड में वह सोच चली जाएगी, और जैसे ही अब कोई इवेंट होगा, अब आपका बच्चा आपके सामने है, आप उसको पढ़ा रहे हैं और वो गलती कर रहा है, तो आप का सबकॉन्शियस माइंड यही कहेगा कि अगर सुधारना है तो इसको डंडा दिखाओ, अगर सुधारना है तो इस पर क्रोध करो, गुस्सा करो। ये कहाँ से आया? ये हमने ऐसी फीडिंग दे रखी है, सबकॉन्शियस माइंड में हमने इस तरह से चीज़ों को डाला हुआ है, और वही सबकॉन्शियस माइंड हमको इन्फॉर्मेशन देता रहता है और हम एक्टिविटीज़ करते जाते हैं। दूसरा उदाहरण समझते हैं। अगर मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसा बिलीफ सिस्टम तैयार किया है, एक ऐसी भावना उसको दी है, एक ऐसा विश्वास उसको दिया है कि अगर तुम धन कमाओगे तो तुम सुखी हो जाओगे, क्योंकि धन से सुख खरीदा जा सकता है। अब ये इन्फॉर्मेशन सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। धन से सुख सुविधाएं तो मिल सकती है, लेकिन सुख नहीं मिलता। और अगर किसी व्यक्ति ने इस बात को ही सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया, बार बार रिपीट करा, और बचपन से ही उसके अंदर यह बात है कि खूब पैसे वाला बनना है, धन कमाना है, ताकि मैं ऐसो आराम कर सकूं, सुख भोग सकूं, तो वह व्यक्ति हर एक्टिविटीज़ में अपने सबकॉन्शियस माइंड से यही इन्फॉर्मेशन लेगा। जहाँ भी उसको ऐसा लगेगा कि उसे सुख भोगना है तो कहेगा पहले पैसे कमाओ। सबकॉन्शियस माइंड कहेगा पहले पैसे कमाओ, इन्फॉर्मेशन देगा उसको। वो कॉन्शियस माइंड फिर और पैसे की तरफ बढ़ेगा। अब पैसे के लिए वो कोई भी काम करने को तैयार है। किसी को सताना है, किसी को ठगना है, किसी को लूटना है, किसी से झूठ बोलना है, या अपने समय को कुर्बान करके अपने 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 चैन को, अपनी शांति को, मन की शांति को दांव में लगाकर वो फिर
धन कमाएगा, उससे शरीर खराब हो जाएगा, लेकिन जब तक धन कमाएगा तब तक शरीर भोगने के लायक नहीं रहेगा। यह गलत इन्फॉर्मेशन उसने सबकॉन्शियस माइंड को अपने अंदर डाली हुई है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि सद्धर्म का श्रवण करना होगा, सत्पुरुषों की संगति करनी होगी और उनके बताए हुए वचनों को अपने जीवन में उतारना होगा। यह बुद्ध वचन शुरू के उपदेशों में ही बुद्ध ने कह दिए। क्यों सद्धर्म की आवश्यकता है? सद्धर्म का अर्थ है वह ज्ञान जो हमें सत्य की ओर ले जाता है। और सत्य हम नहीं जानते, हमें नहीं पता। हमने तो एक ऐसा सबकॉन्शियस माइंड में एक बात डाली हुई है कि अगर तुम्हें सुख भोगना है तो धन कमाओ। हम सोच रहे हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, हमारे अंदर ज्ञान है, इसलिए हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन बुद्ध नहीं मानते, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें धन से सुख नहीं मिलेगा। सुख तो मिलेगा जब तुम आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करोगे, क्योंकि इस संसार में सुख है ही नहीं तो सुख मिलेगा कहां से? आर्य सत्य तो यह है कि इस संसार में दुख है, लेकिन हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक स्लोगन डाला हुआ है कि अगर तुम्हें सुख भोगना है जीवन में तो धन कमाओ। अब बार बार यह सबकॉन्शियस माइंड का यह स्लोगन कॉन्शियस माइंड को मिलता रहेगा और कॉन्शियस माइंड दौड़ता रहेगा तृष्णा पूरी करने के लिए, धन कमाने के लिए। और बुद्ध का सद्धर्म, सत्पुरुषों की संगति, बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के नियम, गुरु और सदगुरु की शिक्षा यह नहीं है। वो यह नहीं कहते कि धन मत कमाओ, लेकिन वो कहते हैं कि सुख के लिए अगर धन कमाना है, सुख के लिए धन से सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि दुख आर्य सत्य है। सुख तो मिलेगा आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से। अब यह बुनियादी भेद हमें समझना चाहिए। हम धन कमाने के लिए जा रहे हैं, उसमें झूठ बोलना पड़ेगा, मिथ्याचरण करना पड़ेगा। और बुद्ध के शील के नियमों में मिथ्याचरण और झूठ बोलना, इससे आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन नहीं होता, इससे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का पालन नहीं होता, इससे हमें सुख नहीं मिल सकता। लेकिन हम बहुत ज्ञानी हैं, हम कहते हैं कि हमें सुख चाहिए, और सबकॉन्शियस माइंड में स्लोगन है कि अगर सुख भोगना है जीवन में तो धन कमाना होगा, खूब पैसे होने चाहिए। इस तरह से हमारा जीवन दुख में बदल जाता है। ये सबकॉन्शियस माइंड को साफ करने के लिए ही हमें अब विपश्यना की ज़रूरत है। यह सबकॉन्शियस माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन हमने इस तरह की डाली हुई है, इसको क्लीन करने के लिए, इसको साफ करने के लिए हमें अब विपश्यना की ज़रूरत है, हमें ध्यान की ज़रूरत है, हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग और शील के नियमों का पालन करने की ज़रूरत है। कैसे होगा? अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को देखें जो यह कह रहा है कि धन कमाने की ज़रूरत है, तो तुरंत ही शील के नियमों में अगर हमने अपने को प्रतिष्ठित कर लिया तो ज़रूर हम धन कमाते समय मिथ्याचरण और झूठ बोलना और धोखे को अपने सामने देख पाएंगे। और जैसे ही मिथ्याचरण, झूठ और धोखे को हम अपने सामने देख पाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड से मिल रही यह इन्फॉर्मेशन कि धन कमाना ज़रूरी है सुख के लिए, तुरंत एक चेक लगेगा कि धन कमाना तो ज़रूरी है, लेकिन झूठ और मिथ्याचरण से नहीं। और जैसे ही झूठ और मिथ्याचरण में चेक लगा, सबकॉन्शियस माइंड उस इन्फॉर्मेशन को वहीं रोक लेता है। सबकॉन्शियस माइंड में जैसे ही आपने उसको देखा, जिसको हम कहते हैं कि वेदनाएं उठ रही हैं और मैं देख रहा हूँ, जैसे ही मैंने उन वेदनाओं को देखा, वो वेदनाएं तिरोहित होने लगी, वो वेदनाओं की डेंसिटी, इंटेंसिटी कम होने लगी। और जैसे ही उन वेदनाओं का वेग कम हुआ, उसमें उठ रहा सुख और उठ रहा दुख अनित्य है और इसकी कोई हकीकत नहीं, कोई सच नहीं, यह सामने हमें स्पष्ट हो जाता है।
इस तरह से हम अपने पूरे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी हमारे अंदर है उसको हम उन आदतों को, उन स्वभावों को, उन धर्मों को दूर करने लगते हैं। उसको दृष्टाभाव से देखते रहते हैं और देखते देखते ही उसकी हकीकत सामने आ जाती है और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वह तस्वीरें, वह यादें, वह इन्फॉर्मेशन धूमिल होने लगती है, हल्की पड़ने लगती है और धीरे धीरे वह इरेज होने लगती है। जिस तरह से हम अपने मोबाइल में किसी भी पिक्चर को, किसी भी मैसेज को डिलीट करने के लिए उसको पहले स्क्रीन में लाते हैं और फिर डिलीट का बटन दबाते हैं, ठीक इसी प्रकार से हम सबसे पहले उन वेदनाओं को, उन इन्फॉर्मेशंस को अपनी स्क्रीन में लाते हैं और स्क्रीन में उनको देखते रहते हैं। वो अपने आप ही उनका वेग कम हो जाता है। हम देख ही नहीं पाते, तभी तो हम एक्टिविटीज़ कर जाते हैं, तभी तो हम एक्शन कर जाते हैं, तभी तो हमें रिजल्ट भोगना पड़ता है। एक व्यक्ति के सामने अभी कुछ दिन पहले ही किसी ने प्रश्न पूछा है कि मैं किसी लड़की से प्यार करता था, अब प्यार नहीं करता, अब मैंने उसको छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी जब वो किसी और से बात करती है तो मुझे ईर्ष्या होती है। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि अभी भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वह इन्फॉर्मेशन तो रखी हुई है, मैं उन इन्फॉर्मेशन को लेता हूँ और कॉन्शियस माइंड जब उन इन्फॉर्मेशन को लेता है तो उसको फिर रेगुलेट करता है, उस इन्फॉर्मेशन से एक्शन करता है। इसका मतलब यह है कि मैं विपश्यना में सबकॉन्शियस माइंड को नहीं देख पाया, मैं उस इन्फॉर्मेशन को अभी भी, उस इन्फॉर्मेशन में जी रहा हूँ, अभी भी मैं उसको रिलीव कर रहा हूँ, अभी भी मैं उन इन्फॉर्मेशन को अपने कॉन्शियस माइंड में लाता हूँ, उनको एक्टिवेट करता हूँ और एक्टिवेट करता हूँ तो फिर मेरे अंदर उस एक्शन का रिजल्ट मिलता है, रिएक्शन आता है कि अच्छा उससे बात कर रही है। आज भी सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि यह तुम्हारी है, तभी तो ईर्ष्या होती है। नहीं तो जब अगर सबकॉन्शियस माइंड में हमने उसको पकड़ लिया होता कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, जो था ठीक है, लेकिन अब मेरा कोई लेना देना नहीं, अब वो किसी से बात करे, किसी से नहीं करे, मुझे क्या लेना देना। लेकिन अगर अभी भी मैं उस सबकॉन्शियस माइंड की इन्फॉर्मेशन को लेकर एक्शन कर रहा हूँ, जेलसी का, ईर्ष्या का भाव पैदा हो रहा है कॉन्शियस माइंड में, तो इससे पता चलता है कि अभी मैंने उसको छोड़ा नहीं। मैं कह रहा हूँ मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। मैं उस दिन उसको छोड़ूंगा जब मैं विपश्यना से उस सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरी है वो मेरे कॉन्शियस माइंड में एक्टिव नहीं होगी। मैं उस सबकॉन्शियस माइंड को इरेज कर चुका होऊंगा, उस मेमोरी को इरेज कर चुका होऊंगा। तब मैं ये कह सकता हूँ कि अब मेरे को कोई जेलसी नहीं होती। आज सबकॉन्शियस माइंड में जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी यादें हैं, जो भी मेमोरी है, जो भी मैंने उसके साथ पल बिताए, वो इतने गहरे में हैं कि मैं कॉन्शियस माइंड में उनको लेता हूँ और उसके बाद फिर एक्टिवेट करता हूँ, एक्टिवेट हो जाता हूँ। फिर मैं देखते रहता हूँ ये कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, उसके हाल चाल। मन अंदर ही अंदर ले रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा है और फिर उस पर एक प्लानिंग कर रहा है, उस पर और भी ज़्यादा थॉट्स, विचार निकल के आ रहे हैं। वो विचार कहाँ से निकल के आ रहे हैं? वो सबकॉन्शियस माइंड से ली गई इन्फॉर्मेशन है। इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम विपश्यना से देख पाएँ तो जितने भी विकार हैं उनको हम वेदानुपश्यना से, चित्तानुपश्यना से और धम्मानुपश्यना से देखते हुए उसको इरेज कर सकते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड जैसे जैसे क्लीन होता चला जाएगा वैसे ही हम जो कॉन्शियस माइंड से करना चाहते हैं फिर हम वही करेंगे और फिर हम कॉन्शियस माइंड से वही करेंगे जो कुशल होगा। फिर हम कॉन्शियस माइंड से वही करेंगे जो सद्धर्म हमको
श्रवण में आया हुआ है, जो सत्पुरुषों की संगति में हम सीख रहे हैं, जो शील के नियमों का पालन करने में हमें मिल रहा है, फिर हम पालन करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों एक होने लगे। कॉन्शियस एक्टिव हो गया, सबकॉन्शियस और भी ज़्यादा एक्टिव हो गया। अब सबकॉन्शियस से हम जो भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे वो पॉजिटिव मांगेंगे। अभी तक सबकॉन्शियस से मैं इंफॉर्मेशन नेगेटिव मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉन्शियस से ही नेगेटिव हूँ। अगर कॉन्शियस माइंड मेरा यह कह रहा है कि तुम डर गए हो और तुम पास नहीं हो पाओगे एग्ज़ाम में क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं की है, कॉन्शियस माइंड कह रहा है, तो सबकॉन्शियस माइंड वही पुराने पास्ट की चीज़ें सामने लाकर खड़ा करेगा। हाँ हाँ, बात सही है, तुमने पिछली बार जो एग्ज़ाम दिया था उसमें तुमने अच्छे मार्क्स इसलिए नहीं मिले क्योंकि तुम गलती करते हो, बार बार गलती करते हो, फिर पछतावा होता है, फिर यह होता है, फिर वो होता है, और वो बुरी तरीके से कॉन्शियस माइंड को डरा देगा। कॉन्शियस माइंड नेगेटिव हो जाएगा तो सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिव इन्फॉर्मेशन लेगा, और कॉन्शियस माइंड अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लेगा। कॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव करने के लिए हमें विद्या की आवश्यकता है, जिसको बुद्ध विद्या कह रहे, वो ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? सद्धर्म का ज्ञान। वह ज्ञान जो वास्तव में हमें सत्य की ओर ले जा रहा है, जो हम समझते हैं, जो हम कर रहे हैं उसका फल अच्छा ही होने वाला है। हुआ अभी तो जो मैं समझता हूँ कि मैं कुछ कर रहा हूँ, बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि उसको करने के बाद ही मैं फंस गया। अभी हमें परिणाम पता नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो दूसरा आदमी वही करके उसको तो बहुत सुख मिल रहा है, वो तो भोग रहा है, तो वैसे ही मैं भी भोगूंगा, लेकिन परिणाम मुझे नहीं पता कि वो भोग नहीं रहा है, वो कितना दुखी है इसका हमें अंदाज़ा नहीं, और हम कितने दुखी हो जाएंगे हमें यह अंदाज़ा नहीं। लेकिन हम आंख बंद करके कंपटीशन में, रैट रेस में, तृष्णा में, वासनाओं और इच्छाओं को पूरा करने में दौड़ते चले जाते हैं अज्ञानतावश। हमें पता नहीं उसकी हकीकत क्या है, उससे क्या मिलने वाला है, उस रिजल्ट का जिसको मैं कह रहा हूँ कि मैं पास हो गया, जिसको मैं कह रहा हूँ कि मैं सक्सेस हो गया, उस सक्सेस में मैं कितना अनसक्सेस हो गया इसका मुझे नहीं पता। इसलिए बुद्ध इसको ज्ञान नहीं मानते। बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान तो तब जब सबकॉन्शियस क्लीन हो जाए, आदतों से ऊपर उठ जाए, मेमोरी से, यादों से ऊपर उठ जाए, सुख और दुख से ऊपर उठ जाए, और कॉन्शियस इतना शार्प और इतना चेतन और इतना सार्थक हो जाए कि जो भी कृत्य हो वह कुशल हो। अब बात करते हैं अचेतन। जब हम सबकॉन्शियस और कॉन्शियस को सचेतन अच्छा कर लेते हैं, सार्फ कर लेते हैं, सबकॉन्शियस में जाकर अपने धर्मों को देखकर उनको इरेज कर देते हैं, उनको मिटा देते हैं, तो अचेतन में जो बिल्कुल ही अंदर दबी हुई बातें हैं, मेमोरी है, वह भी निकल कर बाहर आने लगती है। यही तो कारण है कि जब विपश्यना के दौरान में हम एकाएक चीख पड़ते हैं, चिल्ला उठते हैं, पता चल रहा है कि अब वह दबी हुई बात बाहर निकल कर आ रही है कि मैंने यह किया है, अपराध किया है, मेरे साथ यह हुआ है। तब भी पश्चाताप, और मैंने किया है तब भी पश्चाताप, वो पश्चाताप निकल कर आता है, क्योंकि वहाँ से धूल छटती है। सबकॉन्शियस माइंड जब हिलता है, क्लीन होता है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें छटने लगती हैं, ज्ञान प्रकट होने लगता है, तो अचेतन में दबी हुई चीज़ भी बाहर निकल के आती है। और यह अचेतन में दबी हुई चीज़ जब बाहर निकल के आती है, वहाँ से शुरू होती है हमारी मैत्री भावना। मैत्री भावना के जरिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को और अपने अनकॉन्शियस माइंड को साफ और सुथरा करते हैं। कैसे? मैत्री भावना से कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मेरी मैत्री भावना है कि सबका कल्याण हो,
मेरी मैत्री भावना है कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं उसको पश्चाताप कर रहा हूँ, और वो पश्चाताप मेरा सार्थक है। वो पश्चाताप ऐसा है कि अब मुझे उसके लिए कोई रंज नहीं, अब मुझे उसके लिए किसी दूसरे के प्रति कोई द्वेष नहीं। गहरे में जैसे जैसे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस शुद्ध होने लगते हैं, वैसे ही हमारा यह अनकॉन्शियस में दबी हुई बातें बाहर आकर धीरे धीरे इरेज होने लगती हैं, छटने लगती हैं। और जैसे ही ये प्रकट हुई, क्योंकि ये प्रकट ही नहीं होती, इसीलिए दबी रहती हैं, और इसीलिए मनुष्य बिल्कुल कसा कसा बंधा बंधा और बंधन में, जेल में बंधा हुआ मालूम पड़ता है। और जैसे ही उसका अचेतन खुलता है, वैसे ही वह व्यक्ति प्रफुल्लित हो जाता है। उस व्यक्ति के अंदर आनंद की लहरें उठने लगती, क्योंकि वह बिल्कुल ढीला हो गया। अब उसके अंदर जो कसावट थी वह खुल गई। अब उसके अंदर जो भी भावना दबी हुई थी वो बाहर आ गई। वो बिल्कुल ही मुक्त होने लगा है। और जैसे जैसे वो मुक्त होने लगेगा, वो इतने प्रमोद से भर जाएगा, इतना आनंद से भर जाएगा, प्रसृप्ति की अवस्था में चला जाएगा। और वहीं से स्मृति और समाधि निकल कर आती है। इस तरह से विपश्यना से हम अपने मन की तीनों अवस्थाओं को देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उसको साफ सुथरा करते हैं, और एक अवस्था ऐसी आती है कि हम समाधि में पहुंच जाते हैं। सत्य को अपने अंदर प्रकट रूप में देखते हैं, सत्य के उस आलोक को, सत्य के उस प्रकाश को, सत्य की उन रश्मियों में फिर हम नहाने लगते हैं। यही एक साधक के जीवन का सार भी है, साधक के जीवन की मूल्यता भी है, और साधक के जीवन का लक्ष्य भी है। नमो बुद्धाय।